गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सुरक्षा वर्ष में। और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। जो मैं स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेट थ्योरी का। तो आज मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको सेट थ्योरी बताऊंगा। एक ही लेक्चर में पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट, उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में आएंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सुरक्षित कुमार। ठीक है, मैंने अपना इंजीनियरिंग 2022 में कंप्लीट किया है, एमटेक आईआईटी बीएचयू से। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की, छोड़ी, जिसमें सबसे पहले मेरी कंपनी थी एनएमडीसी। ये एक नवरत्ना कंपनी है, पीए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नवरत्ना। इसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट से असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में मैं कार्यरत था। उसके बाद मैंने यहाँ से रिजिग्नेशन देके फिर मैंने ज्वाइन किया एनटीपीसी महारत्ना। ये महारत्ना, यहाँ पर मैंने 6 महीने काम किए। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया ओएनजीसी में, जो जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंटली कार्यरत हूँ। ठीक है, ओएनजीसी में ये भी क्या, महारत्ना कंपनी और इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका प्रॉफिट सारे पीएसयू से दोगुना तिगुना रहता है। ठीक है, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या क्या है, मैं कैसे कैसे मैथमेटिक्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करूंगा आपका पहला सेट थ्योरी। आज के लेक्चर में पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा सेट थ्योरी। इसका मैं बेसिक से और सारे एग्जांपल के थ्रू आपको कंसेप्ट, इसका कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, वेन डायग्राम, सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को जब हम लोग छोड़ देंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने के लिए हमको क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री और वेवफॉर्म, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग वेवफॉर्म कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट पर क्या वैल्यू आता है, कैसे समझना है, ये सारे मैं बेसिक से आपको समझाऊंगा। इसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ये भी मैं पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पूरा प्रॉपर्टीज, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारा हम लोग खत्म कर लेंगे। मैं हर टॉपिक का, जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, ये सारे टॉपिक का मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, बहुत जेई मेन का और 12th बोर्ड का। ठीक है, 12th बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पिछले 20 साल में, वो सारे में क्वेश्चन कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, और एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, एग्जाम में आना और फिर कैसे उसको लिखना, दो डिफरेंट थिंग है। क्योंकि हम लोग सिर्फ बोर्ड में कैसे लिखते हैं ये बहुत मैटर करता है, तो एग्जामिनर को उससे पता चलता है कि वो कितना आता है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखेंगे उतना ही आपका स्कोरिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद से जब मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। फिर पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव, जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे अपना प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। जैसे मैं आज सेट थ्योरी बताने वाला हूँ, सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए सेट थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी उसी का अच्छा होगा जिसका दो टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा।
एक आपका हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपको समझ में आना चाहिए, और दूसरा सेट थ्योरी। सेट का कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको सेट का जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली ग्राफ का रहता है, ग्राफ रिलेटेड। इतने टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और होपफुली अक्टूबर नवंबर तक ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। हर लेक्चर सीक्वेंस वाइज में आज से डेली आना स्टार्ट हो जाएगा। हर टॉपिक कवर होगा, फिर उसका क्वेश्चन का एक सेशन होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ताकि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपका श्योर शॉट मैं कहता हूँ, अगर सारा क्वेश्चन बनाते जाएंगे सीक्वेंस वाइज में, रिवीजन जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा वैसे करते जाऊंगा, यू विल डेफिनेटली गेट मोर देन 90 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आज हम सीखेंगे क्या, सेट थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सेट थ्योरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेट थ्योरी इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर रिलेशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आपका जनरल कंपटीशन में भी यूज आ जाएगा, कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वहाँ पर भी सेट थ्योरी का यूज आता है। जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, जैसे कि मैं बताया कि ये सब का यूज आते रहता है। तो सेट थ्योरी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टूल टू अंडरस्टैंड रिलेशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिनेरियो हमारा ये है कि आपने कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज किया है, या फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या चीज़ आप रखते हैं? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप पेन रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, सीजर रखते हैं, आप प्रोटेक्टर रखते हैं, आप डिवाइडर रखते हैं, आप पेंसिल रखते हैं, इरेजर रखते हैं, कटर रखते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये सिनेरियो बैठाइए कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, और जितने मैंने अभी टूल्स के नाम लिए वो सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो अब पूरे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बताया, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को आप क्या कर लीजिए, एक सेट मान लीजिए, एक यूनिवर्स मान लीजिए। तो उसके अंदर वो पेंसिल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या करें, उस सारे ऑब्जेक्ट को क्या करें, आप कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख रहे हैं। जो आप जितने भी ऑब्जेक्ट को आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा सेट बन रहा है। तो सेट कौन सा सेट हो गया मेरा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है सो क्या, ऑब्जेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेट है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मेरा पेंसिल कटर, ये सब हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस कॉल्ड क्या होता है, मेरा सेट होता है, ठीक है। इसको और एक अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। आप पूरे यूनिवर्स को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, यूनिवर्स को इमेजिन कीजिए। यूनिवर्स के अंदर हम लोग क्या है, एक लिविंग बींग्स है, टेबल चेयर ये सब क्या है, नॉन लिविंग बींग्स है। तो मतलब यूनिवर्स में कितने प्रकार की चीज़ें होती है, या तो लिविंग बींग्स होगी, या तो नॉन लिविंग बींग्स होगी। लिविंग बींग्स कौन कौन हो गया, हम लोग लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग, पेन, पेंसिल, कटर। तो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग्स को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करके अगर सेट के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, तो ये क्या हो गया, एक लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स, ये क्या हो गया, मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इस टोटल इस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, जब इस सारे ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर लेंगे, तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरा सेट। तो सेट का जब हम डिफिनेशन देते हैं, तो सेट का डिफिनेशन क्या होता है, a collection of a well defined को अंडरलाइन कीजिएगा, कलेक्शन ऑफ a well defined object is called set। समझ में आया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मेरा वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, जैसे वेल डिफाइंड को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे हमारा क्लासरूम है। क्लासरूम में मैंने आपको बोला कि आप क्लास स्कूल के गेट से अंदर अंदर एंटर कर रहे हैं, मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ। तो हम बोला कि सुनो सुनो रोहित, जैसे मैं जिसको बुला रहा हूँ उसका नाम रोहित है, रोहित इधर आओ। तो रोहित आया, तो फिर मैंने रोहित को बोला कि रोहित जाओ क्लास 10 से जितने भी मेल स्टूडेंट है उनको मेरे पास लेकर आ जाओ। क्लास 10 के जितने भी मेल स्टूडेंट है उनको मेरे पास लेकर आ जाओ। तो ये क्या हुआ, मैं मेरा जो टर्म है क्लास 10 में जो भी मेल स्टूडेंट है उसको मेरे पास ले रहा हूँ, वेल डिफाइन दे रहा हूँ।
वो बच्चा क्या करेगा, चढ़ेगा सीढ़ी पर, चढ़ेगा, क्लास 10 खोजेगा, क्लास 10 में जाएगा, क्लास 10 में जाके बोलेगा कि जितने जितने मेल स्टूडेंट है उनको सुरक्षित सर बुला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो क्या मैंने एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन दिया, तुमको समझ में आया, तुम गया क्लास 10 से स्टूडेंट को लेकर आया, क्या ये हुआ वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड ना होता मैं ऐसे बोलता, रोहित एक काम करो, जाओ क्लास 10 और क्लास 11 में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको लेकर आ जाओ, मतलब क्लास 10 और 11 दोनों में जो पढ़ रहा है। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई बच्चा क्लास 10 और क्लास 11 में एक साथ पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता है। तो मैंने रोहित को बोला कि जाओ क्लास 10 और क्लास 11 में दोनों एक साथ पढ़ रहा है उसको बुला कर लेकर आ जाओ। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया और मुझसे कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो मैं उससे बहुत सीनियर हूँ। और बच्चा चारों तरफ घूम रहा है, पूछ रहा है कि ऐसा कोई है क्या क्लास 10 क्लास 11 में दोनों में पढ़ रहा है। तो लगा नहीं 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 सर ऐसा तो कोई नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, पूरा घूम रहा है। तो जब वो मेरे पास आया कि सर ऐसा तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो क्लास 10 11 से, मतलब हाँ, तो मैं बोला कि हाँ समझ में आया। तो ये क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड, जब जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो मतलब सेट को डिफाइन करने के लिए मुझे कैसा चाहिए इंस्ट्रक्शन, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन वो एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। सेट आर यूज टू डिफाइन सेट आर यूज टू डिफाइन कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेट थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड रिलेशन एंड फंक्शन एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं लिखा है लेकिन प्रोबेबिलिटी को भी समझने के लिए। उसके बाद क्या बोलता है ये, इन यूनिवर्स देयर इज ओनली लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने बताया कि यूनिवर्स में क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। These things are considered to be an object. The living and non-living things को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लीजिए, और कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड। सो कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिफिनेशन कैसे देंगे, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कैसा सेट होना चाहिए मेरा, वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड समझ में आ गया। मैंने बताया कि रोहित को कहाँ जाना था, क्लास 10 में, किसको लेकर आना था, सारे मेल स्टूडेंट को। जब मैंने रोहित को इंस्ट्रक्शन दिया क्लास 10 से सारे मेल स्टूडेंट को लेकर आ जाओ मेरे पास, तो मैंने एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, और जब मैंने उसको बोला कि ऐसा स्टूडेंट को लेकर आओ जो साइमल्टेनियसली क्लास 10 और क्लास 11 दोनों में पढ़ रहा हो, तो कंफ्यूज हो गया। ऐसा तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो क्लास 10 क्लास 11 में एक साथ पढ़े। तो क्या हो गया, नॉट वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। जब भी हम सेट को जब डिफाइन करेंगे तो हमको वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब कॉमनली यूज सेट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा सेट्स हम लोग यूज करते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे, सेट्स जब हम फॉर्म करेंगे तो उसमें कैसा कैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, कौन कौन सा हम लोग टूल यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो वो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंट करेंगे 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ में आया, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, कैपिटल एन से। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ रहे, जब भी ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ रहे एक्स बिलोंग्स टू एन, इसको इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं सेट के टर्म में, इनसेट टर्म, इनसेट वी से बिलोंग्स टू। समझ में आया। जब भी आपको ऐसा ई टाइप में हल्का सा सेमी सर्कल बना के बीच में लाइन देकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और सेट के टर्म में उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेट के टर्म में, हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। समझ में आया, चमका कि नहीं चमका। ठीक है, अब जब ये बोला हुआ है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन दिया हुआ था मतलब नेचुरल नंबर। और वैसे अगर जेड दिया हुआ हो तो जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, जेड को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर। समझ में आया। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर को समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, 1 2 3
4 -1 -2 -3 यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जेड प्लस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से और नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से। और टोटल क्या हो गया मेरा जेड, जेड मतलब इंटीजर। बस निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जीरो कंबाइन कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल इंटीजर निकल जाएगा, ठीक है। इसको जेड माइनस को निगेटिव इंटीजर, जेड प्लस को पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 4 -4, ये क्या हो गया मेरा निगेटिव इंटीजर। क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, जेड से। क्यू क्या होता है, क्यू दूसरा होता है मेरा क्यू। क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एनी नंबर इन पी बाई क्यू। कंडीशन क्या है मेरा, क्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो मेरा पी बाई क्यू का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट शुड बी नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड फाइनाइट। समझ में आया, मतलब कोई नंबर ले लीजिए, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 2/5 ले लेता हूँ। 2/5 क्या है मेरा, कोई रेशनल नंबर हो गया, क्या एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2/5। तो 2/5 कितना आता है मेरा 0.4। अब 0.4 क्या है, 4 के बाद क्या आता है, जीरो आता है, मतलब क्या है फाइनाइट है। 0 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है मेरा, फाइनाइट आ रहा है। जब भी मेरा पॉइंट के बाद कोई नंबर आए, फाइनाइट हो और नॉन रिकरिंग हो, रिकर नहीं कर रहा है ना, 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 इस टाइप से नहीं आ रहा है ना, तो मतलब क्या होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल क्या होता है मेरा, इसका अपोजिट इरेशनल। इरेशनल क्या होता है मेरा, जब पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा और इनफाइनाइट होगा। जैसे 22/7 से हम एग्जांपल ले लेंगे, 22/7 तो इसका क्या आता है 3.141, मतलब ऐसे रिपीट होते जाएगा। जब ये रिपीट होगा तो क्या होगा, ये इरेशनल। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है। रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। अपने सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या होता है अपना आर। आर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देखो दुनिया में दो तरह का नंबर होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है कि जो हमारे सामने दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4.1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 क्या होता है मेरा रियल नंबर होता है। इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे मैं बोला निकाल सकता हूँ, अगर रियल नंबर को समझना है तो √2 हम निकाल सकते हैं, √4 निकाल सकते हैं, √5 निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब इस सब का हम निकाल सकते हैं, क्या हुआ रियल नंबर हो गया। लेकिन क्या हम -1 का रूट निकाल सकते हैं, -1 का रूट क्या होगा, -1 का रूट, 1 का रूट तो 1 होता है, -1 का रूट क्या होता है, तो -1 आ जाता है हमारा। जब इसका रूट लेंगे किसी भी निगेटिव इंटीजर का, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव इंटीजर इज आवर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसको हम लोग आयोटा आई से डिनोट करते हैं, समझ में आया। जब मैं क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं कभी क्लास लूँगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को इमेजिनरी नंबर समझाऊंगा, जो आज तक कभी किसी ने आपको समझाया नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने बताया सिंबल, आगे चलते अपना, ये सारे टर्म याद करिएगा, एन जेड क्यू आर, जेड प्लस जेड माइनस, ये सब हर जगह यूज होगा सेट थ्योरी को बनाने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको दे देगा x बिलोंग्स टू एन, एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो आपको समझिए अगर एन का पता ही नहीं कि एन को क्या डिनोट करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, आपसे बनेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करके इसको रखना है, ठीक है। नेचुरल नंबर को एन करते हैं, इंटीजर को जेड करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू करते हैं, रियल नंबर को आर करते हैं, ठीक है। ये याद करके रखना है हमें। अब एप्सिलॉन बता दिया, द सिंबल एप्सिलॉन इज यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, अगर एन कर दिए तो एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4
अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू n कर दिए हैं तो x क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो x का वैल्यू क्या है, अगर सेट के अंदर देंगे, सेट को हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ, सेट थ्योरी को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, सेट को कर्ली ब्रैकेट में। कोई भी नंबर अगर सेट सेट के अंदर डालना है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा x का वैल्यू क्या क्या होगा, नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया कि 1 2 3 4 5 ये क्या होता है, मेरा नेचुरल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया, x 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी क्या हो गया, मेरा नेचुरल नंबर हो गया। समझ में आ गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया, मेरा नेचुरल नंबर। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब जैसे मैंने सेट बताया क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया तो उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। तो सेट के फॉर्म में लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है आपका रोस्टर और टेबलर फॉर्म, रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। पहला क्या, रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, समझ में आ गया। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम लोग कोई सेट को डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे आपको मैं बता दूंगा, 5 वोवेल का नाम सेट में लिखो। एक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में कितने टोटल लेटर होते हैं, 26। उसमें से आपको वोवेल को लिखना है, तो आप कैसे लिख दोगे। वोवेल को लिखने के लिए मैं बोल दूंगा तो कोई एक्स को सेट को वोवेल लिखे, तो वोवेल क्या कर देंगे, A E I O U। सिंपली कर्ली ब्रैकेट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या हो गया, मेरा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, समझ में आ गया। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जब भी आपको लिखना है तो जो भी रिजल्ट है, कोई भी आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन कुछ भी दे देगा, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा, अगर एक्स का एक या दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आ रहा है, तो डायरेक्ट आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। जैसे एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो है, तो एक्स कितना हो गया, वन। तो इसको अगर आपको सेट में लिखना है तो क्या हो जाएगा, वन, समझ में आ गया। एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो सेट क्या हो जाएगा, एक्स का वन, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वन। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल टर्न मैट्रिक्स। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या है, ये एक एक है, तो सिंगल टर्न, सिंगल टर्न सेट, ठीक है, समझ में। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एक एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल टर्न सेट। थोड़ा 1 मिनट का पॉज लीजिए, जो जो मैं बताया उसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। 1 मिनट रिकॉल कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या क्या बताया, सेट का डेफिनेशन बताया, वेल डिफाइंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट को मतलब अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर में, इंटीजर में, रेशनल नंबर में और रियल नंबर में, ये सब अगर टर्म दिया हो तो कैसे लिखते हैं हम लोग। एक्स बिलोंग्स टू एन दिया हो तो मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड होगा तो क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू है तो क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू आर क्या मतलब है। तो ये मैंने बताया। उसके बाद बताया रिप्रेजेंटेशन, सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो तरीके से, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, दूसरा क्या मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया, कोई भी अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है तो उसको डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, मेरा रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी बताया। अब अपने नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था रोहित को, रोहित तुम क्लास 10 में जाओ और जितने मेल स्टूडेंट को है वो लेकर आ जाओ, ठीक है, मेरे पास लेकर आ जाओ। तो ये क्या, मैंने कि इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, तो इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ठीक है, मैं कहीं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि कोई तुम नेचुरल नंबर ले लो 1 to 6 तक, उसके बाद मैंने लिख दिया एक जितने ऑड नंबर है वो मेरे पास लेकर आ जाओ, ठीक है, 1 to 6, और जितने ऑड नंबर है वो मेरे पास लेकर जाओ। तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एंड कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया कि जो मेरा एक्स होना चाहिए वो लेस देन 6 होना चाहिए। तो मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, ये क्या हो गया, मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि जो भी रिजल्ट आएगा सीधे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, ठीक है। रोस्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। एग्जाम्पल आगे करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए।
रोस्टर टेबुलर फॉर्म में क्या बताया मैंने, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। सेट फॉर्म में जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसका क्या लिखेंगे, कॉमा के बाद सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वॉवेल में ए ई आई ओ लिखना है तो ए और ई के बीच में कॉमा लिखा, ई आई के बीच में कॉमा लिखा, आई और ओ के बीच में कॉमा। कोई भी कर्ली ब्रैकेट में कितने भी एलिमेंट लिखेंगे वो एलिमेंट को कॉमा से हम लोग सेपरेट करेंगे, नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोजेसेस सिंगल कॉमा, सिर्फ सिंगल कॉमा होगा, ठीक है। प्रोपरली विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब अगर मैंने कुछ कंडीशन दे दिया, कुछ कंडीशन लिख दिया तो सिर्फ वो वही कंडीशन का रिजल्ट आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जैसे मैंने बोल दिया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6, तो मतलब क्या, मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया, मुझे सिर्फ इसी के बारे में सोचना है कि x को मतलब क्या लिखूंगा मैं, नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर 6 तक क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। इसके आगे नेचुरल नंबर नहीं लिखना। कंडीशन हो गया मतलब वो लिमिट कर दिया तुमको। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में रोहित को दिया था, रोहित को क्या दिया था इंस्ट्रक्शन, 1 2 मतलब क्लास 10 में जाओ, जितने मेल स्टूडेंट है उसको मेरे पास लेकर आओ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसके अलावा वो क्लास 10 में जाकर तो बोलेगा नहीं कि फीमेल स्टूडेंट भी मेरे साथ चलो, नहीं बोलेगा ना, सिर्फ क्या बोलेगा, मेल स्टूडेंट आओ। समझ में आ गया, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना, जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ सिर्फ उसी का लिखना है, ठीक है। उसके सेट के आउटसाइड हमको, आउटसाइड ऑफ द सेट कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं समझना है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दिया है सिर्फ उसी को लिखना है, तो क्या हो जाएगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो हमको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट मेरा इंक्रीज होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म रिकॉल कीजिए, क्वेश्चन पढ़े अब रिकॉल कीजिए। रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बताया कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और जितना भी एलिमेंट होगा उसको कॉमा से सेपरेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंपल मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ -2 है तो मतलब क्या, एक्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्रोडक्ट मेरा क्या है, निगेटिव आए, -2 आए, और उसको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर निगेटिव नंबर -2x, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए साइन, प्लस, प्रोडक्ट करने पे निगेटिव आना चाहिए, तो +2x माइनस एक्स, प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा, और 2x माइनस एक्स क्या होगा, x होगा, दोनों मेरा कंडीशन मैच हो गया, 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर को x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x के कितने वैल्यू आएंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे, फिर x प्लस 2 को 0 करेंगे, तो x का कितना वैल्यू आएगा 1, यहाँ से x का कितना वैल्यू आएगा -2। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लेट सपोज लेट ए बी द सेट, ए बी, ए को मैंने क्या कर लिया, कोई सेट रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में क्या बोला, कर्ली ब्रैकेट लिखना है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट हो उसको कॉमा से सेपरेट करना है। तो मेरा एलिमेंट क्या क्या आया, 1 आया है एंड -2 आया है, तो ये क्या हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द सेट एक्स, इसको क्या बोलते हैं, जब भी मेरा ये 2 डॉट दिया हुआ है, 2 डॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सच दैट, सेट के फॉर्म में इसको क्या बोल पढ़ते हैं हम लोग, सच दैट। सच दैट मतलब क्या होता है, सच दैट का मतलब होता है गिवन, सच दैट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मतलब बहुत ही अच्छा, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करे, क्वेश्चन सॉल्व करे, तो जब भी सच दैट का दिया हुआ है कि हमारे क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि हमारा क्वेश्चन कुछ गिवन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो गिवन कर रहा है, उसको हमको यूज करना है अपने सॉल्यूशन में। सच दैट का मतलब क्या होता है, गिवन, ठीक है। तब क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पहला कंडीशन।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप। आप जितना अच्छा से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना स्कोर करने का, उतना अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो कंडीशन 1 लिखते हैं। कंडीशन 1 मेरा क्या कह रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को मैंने क्या डिनोट कराया था, जेड प्लस से। पॉजिटिव इंटीजर इसको क्या लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अभी तक तो इन्फिनिटी तक मेरा जा रहा है। अब कंडीशन 2 कुछ बोल रहा है क्या, हाँ कंडीशन 2 भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है मेरा कंडीशन 2, कंडीशन 2 बोल रहा है एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब जितना भी मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या से आना चाहिए, लेस देन 40 आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन 2 क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीजर में 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 लेस देन 40 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 लेस देन 40 है, हाँ है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 लेस देन 40 है, हाँ है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 लेस देन 9 40 है, हाँ है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 लेस देन 40 है, हाँ है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 लेस देन 40 है, हाँ है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ये क्या है, लेस देन 40 है, नहीं है। 7 का स्क्वायर ये क्या है, नॉट लेस देन 40। तो मुझे हमारा आंसर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया। जो मेरा सेट होगा, जो कोई मैं ए सेट ले रहा हूँ, तो उसका रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में क्या बोला, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कॉमा से सेपरेट करना है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। समझ गए, आंसर हो जाएगा मेरा ये क्या हो जाएगा, आंसर इन रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो and share to your friends so that my channel can grow. And, I will be very thankful to you if you share my video. And if you are liking this video, don't forget to give thumbs up. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना है। तो इंस्ट्रक्शन किसके लिए देना है, उसके लिए कंडीशन दिया मेरा ये ए 1 4 9 16 25। तो आप 1 4 9 16 25 देखे क्या समझ में आ रहा है, सही बात है, पॉजिटिव इंटीजर तो है सर, सारा पॉजिटिव इंटीजर है ना 1 4 9। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर तो इसमें कंडीशन भी देखे, उस कंडीशन नजर आ रहा है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू दिया हुआ है। समझ में आ गया, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मुझे अगर कोई एक सेट ले लेता हूँ मैं ए, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट, किसी भी सेट को लिखने के लिए क्या करना है हमको, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, नहीं होगा, नहीं होगा ना। मेरा वहाँ पे क्या आ रहा है, 1 4 9 6। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। बहुत सही, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू क्या, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मेरा 1 का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर 2 है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का 4 का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से, इस टर्म को मैंने क्या लिख दिया, मेरा आंसर किस फॉर्म हो गया, आंसर इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर।
समझ में आया कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेरा दिया हुआ है सेट, उसको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखना है, ताकि मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दूँ तो उसको समझ में आए मुझे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, रोहित वाला केस याद कीजिए, तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया था। तो वैसे मैंने रोहित को अभी इंस्ट्रक्शन दिया कि रोहित बताओ, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसे तुम क्या समझते हो? तो रोहित है क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, बोला कि सर पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है? तो बोले हाँ बताओ, पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4। सर क्या करेंगे, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं सर ठीक है तुम समझ गए, लेकिन लिखोगे कैसे? उसने बोला सर मैं लिख दूंगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बोले वाह रोहित, यू आर गुड। समझ में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इस पे आप एनसीईआरटी का सॉल्व एक्सरसाइज कीजिएगा, आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट होगा मैं टेलीग्राम चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए अब आगे चलते हैं अपना दूसरे टॉपिक पर। वो क्या होता है मेरा एम्प्टी सेट। इस सेट को अलग अलग तरीके से फॉर्म लिखने का तरीका होता है। ठीक है, बताया मैंने, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब सेट का अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है सेट का, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, मैंने जैसे रोहित को पहला एग्जांपल क्या दिया था, रोहित को एग्जांपल दिया था क्लास 10 में जाओ, जितने मेल स्टूडेंट है उसको मेरे पास लेकर आओ। तो बोला ठीक है सर, लेकर आ गया। अब मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, दूसरा इंस्ट्रक्शन उसको दिया था कि जब ऐसे स्टूडेंट को लेकर आओ जो क्लास 10 और 11 दोनों में पढ़ रहा है। वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, तो बच्चा सर आपने तो सही वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो बोला कि हाँ वेल डिफाइंड, तो क्या सेट है? तो बोला कि नहीं नहीं सर ये सेट तो नहीं है। तो बोला कि हाँ सेट नहीं है। तो बताओ कि जब क्लास 10 और क्लास 11 में कुछ तुमको लिखना है, फिर भी मैंने बोला कि ठीक है तुम कोई स्टूडेंट तुमको नहीं मिला, तो नहीं मिला तो तुम मुझे कैसे बताओगे कि कोई स्टूडेंट क्लास 10 और क्लास 11 में नहीं है कि जो दोनों क्लास में पढ़ता है? तो बोले सर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक चीज़ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिसका कुछ एम्प्टी हो, मतलब ऐसा कुछ बना ही नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा सेट में दे देते हैं, एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो क्लास 10 और क्लास 11 में साइमल्टेनियसली पढ़ रहा हो। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या हो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जो कि एलिमेंट ही कंटेन नहीं कर रहा है तो क्या होता है, मेरा एम्प्टी सेट होता है। समझ गया? मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं जो क्लास 10 क्लास 11 में साइमल्टेनियसली पढ़ रहा हो। समझ में आया ना? तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एम्प्टी सेट। तो उसको डिनोट क्या करते हैं हम लोग, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, अब उसको ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो बी का कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड क्लास 11। समझ गए? चमका या नहीं चमका? तो इसका मेरा बी का क्या आंसर आ जाएगा, बी को अगर उसको आंसर करना है कि सर जी ऐसा तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो बोले हाँ सही बोल रहे हो। तो तुमको अगर फिर भी मैं बोलूँ लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे? तो बोलेगा सर मैं एम्प्टी सेट क्या होता है, फाई होता है, तो मैं सेट के अंदर फाई लिख दूंगा। तो मैंने सही है, एकदम सही, तुम सही बोल रहे हो। समझ में आ गया? मतलब कोई एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं हो सेट में, सब सेट का एलिमेंट मेरा क्या हो, कुछ ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। समझ में आ गया? अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मतलब कोई मैं तुम्हें कंडीशन दे देता हूँ कि रोहित ऐसा करो कि एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बताओ ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? तो रोहित बोलेगा सर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? नेचुरल नंबर होता है कि 1 से इन्फिनिटी तक जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं वो तो सारा नेचुरल नंबर होता है, तो उसको सेट के अंदर लिखेंगे तो सर वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फाइनाइट सेट होगा। तो मैं लिखा बहुत अच्छा, चलो तुमको एक और कंडीशन देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 10। अब बताओ। बोले कि हाँ सर अब तो आप नेचुरल नंबर बोल रहे हो, लेस देन 10 बोल रहे हो, मतलब क्या, मैं नेचुरल नंबर 1 to 10 तक तो जाऊंगा, 11 नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आपने कंडीशन दे दिया मुझे 10 से कम, 10 या 10 से कम लिखना है। तो मैं क्या लिखोगे तुम? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? 1 to 10 काउंट करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर क्या बोलता तो क्या होता, वो इनफाइनाइट तक जाता तो क्या होता, इनफाइनाइट सेट।
समझ में आ गया? तो क्या बोलता है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर एलिमेंट। क्या बोलता है, डेफिनेट नंबर। कोई भी सेट में अगर मेरा डेफिनेट नंबर हो 1 2 3 4 बस 1 2 3 4 5 बस 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी डेफिनेट नंबर हो सेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने से पहले और स्टार्ट होने के बंद बंद होने से पहले, अगर मेरा कुछ नंबर डेफिनेट है तो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। अगर वो इनफाइनाइट सेट जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। समझ में आ गया? जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, बी है ABCDEG। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया मेरा, ए क्या है मेरा, ए है मेरा फाइनाइट सेट। ये क्या है मेरा, फाइनाइट सेट। ये भी क्या है मेरा, फाइनाइट सेट है, क्योंकि दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है। मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। मेन लिविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, फाइनाइट ही है ना, फाइनाइट है। आदमी कितने हैं हम लोग काउंट नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आदमी है, ऐसा नहीं है ना कि आदमी कितने हैं और औरत कितने हैं, ये तो काउंटेबल है ना। जनगणना होता है, जनगणना में हम लोग यही काउंट करते हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। समझ गया, आ रहा है ना? तो ये क्या है, फाइनाइट हो गया, तो ये भी क्या हो गया मेरा, फाइनाइट सेट हो गया। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट में सीधे हम बोल देंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया मेरा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है मेरा, इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये कहीं पे भी जा सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी पॉजिटिव नंबर है, 10 लाख भी पॉजिटिव नंबर है, 1 करोड़ भी पॉजिटिव नंबर है, 10 करोड़ भी पॉजिटिव नंबर है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ भी हो सकता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। ठीक है, अब एक पहला क्वेश्चन है मेरा, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला था, कंडीशन वाइज जाएंगे, तो पहला कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन 1 क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया? दूसरा क्या बोल रहा है मेरा, कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, x-1 x-2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा मेरा, x = 1 आएगा और x = 2 आएगा। तो ये क्या आ गया, अब दोनों कंडीशन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा फाइनल क्या रिजल्ट निकलेगा। लेट सपोज कोई मेरा सेट ए है, तो उसका मेरा रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए और x का वैल्यू 1 और 2 होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 और 2। समझ में आ गया? ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। ये किस में दिया हुआ है, ये है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। रिजल्ट मैंने किस में निकाला, रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये। और ये क्या है मेरा, जो भी रिजल्ट आया उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू दो ही वैल्यू आएगा, एक्स का दो वैल्यू क्या आएगा, x² अगर 4 दिया हुआ है तो x क्या हो सकता है, x = आइदर -2 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट। समझ में आया? अब क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब दूसरा बोल रहा है x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और या 1 से डिविजिबल, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर सिर्फ 1 से, उसके अलावा किसी से नहीं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्राइम नंबर, a number which is divisible by itself और 1। समझ में आया? 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 9 क्या है, प्राइम नंबर, सर 9 प्राइम नंबर नहीं है,
11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर, कहाँ तक चलता जाएगा ये? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करेंगे, कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 कंबाइन करेंगे, फिर भी मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इन्फिनिट सेट कहाँ तक जा रहा है? 2, 3, 5, 7 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। सिमिलरली 3 नंबर हो गया, 4 नंबर आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या? ऑड है। ठीक है, ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। मैं बता देता हूँ क्या है, ये इनफाइनाइट है। आप बताना कमेंट सेक्शन में वाई। ठीक है, क्यों इनफाइनाइट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपना दूसरा सेट पर, इक्वल सेट। अभी हमने कौन कौन सा सेट पढ़ लिए हैं? पहला पढ़ा हमने एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट के बाद मैंने फिर क्या बताया आपको? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट है हमारा, लेट सपोज ए हमारा एक सेट है और बी हमारा दूसरा सेट है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस, मतलब 1 2 3 4, जरूरी नहीं कि बी में भी 1 2 3 4 हो, ऐसा भी हो सकता है 3 4 2 1। समझे? मतलब चारों एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस। तो क्या होता है? मेरा इक्वल सेट होता है। मतलब ए अगर 1 2 3 है तो बी भी 1 2 3 4 हो सकता है। ए 1 2 3 4 है तो बी 3 2 4 1 भी हो सकता है, 4 3 2 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए अगर 4 3 2 1 है तो बी भी 1 2 3 4 हो सकता है। मतलब तीनों का, ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होता है? इक्वल सेट होता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same element and we write a equals to b, exactly have the same element। मैंने बताया कि a का जो भी एलिमेंट है वो b में प्रेजेंट होना चाहिए, नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल समझते, लेट a क्या मेरा 1 2 3 4 है, b क्या 3 1 2 4 है, देन a इक्वल्स टू b। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या a का एलिमेंट 1 बी में प्रेजेंट है, ए का एलिमेंट 1 बी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। समझे? ए का एलिमेंट 2 बी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? 3 बी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। 4 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ए का जितना एलिमेंट है सब बी में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हो गया? दोनों सेट इक्वल सेट हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है? लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। कोई प्राइम नंबर लेस देन 6 है, कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 क्या बोल रहा है मेरा? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 6, क्या क्या होगा बताइए? प्राइम नंबर का मैंने डेफिनेशन क्या है? ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा? 1 3 1 2 2 3 5, ये क्या है? प्राइम नंबर है। अब दूसरा हम देखते हैं, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। 30 2 15 3 5 5 1, तो कितना निकल गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो कंडीशन 2 कितना आ गया? कंडीशन 2 में 1 2 3 5। अगर इसको मैं बी सेट मान लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ? ए सेट। तो क्या मेरा ए इक्वल्स टू बी है? तो ए इक्वल्स टू बी देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों का एलिमेंट सेम है कि नहीं, ए का एलिमेंट बी में है कि नहीं, बी का एलिमेंट ए में है कि नहीं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। तो ए वो क्या, ए में 1 है, 1 है,
क्या बी में 2 है? 2 है। क्या ए में 3 है? 3 है। क्या ए में 5 है? 5 है। मतलब क्या, ए का एलिमेंट सारा बी में प्रेजेंट है, बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। समझ में आ गया? इक्वल सेट भी हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सबसेट में। ठीक है, सबसेट को समझना है तो सबसेट को समझते हैं हम लोग ऐसे। जैसे अभी मैं अपने घर में प्रेजेंट हूँ, ठीक है, घर में मेरे लेट सपोज 6 कमरे हैं। मैं अपने पूरे घर में मैं छठे कमरे में हूँ, ठीक है, समझ में पूरा कमरा, मेरा पूरा घर क्या हो गया, एक सेट हो गया, और मेरा ये कमरा क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। मतलब पूरे घर को अगर मैं सेट मान ले रहा हूँ तो मेरा कमरा क्या है, एक सबसेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल दिया, आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को आप सेट मान रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास अगर एक पेंसिल का कुछ उसमें आपने बॉक्स बना के पेंसिल डाल दिया, 3-4 पेंसिल उसमें है, तो वो रबर वाला बॉक्स आता था ना जिसको हम लोग ऐसे ऊपर करके बांधते थे, ठीक है, तो उसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाल दिया, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपका क्या हो गया, पूरा सेट हो गया। और वो जो रबर वाला बॉक्स है जो ऊपर करके बांधते थे, वो क्या हो गया, सेट हो गया, सबसेट हो गया उस इंस्ट्रूमेंट का। समझ में आ रहा है? तो अगर एक आपका पूरा सेट है तो उसके अंदर क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसेट का मतलब होता है कि अगर बी अगर ए का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, बी का अगर बड़ा कोई सर्कल है, तो ए क्या होगा, छोटा सर्कल होगा। मतलब क्या, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। अगर बी ए का सबसेट है तो ए क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बड़ा पार्ट। ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये मेरा बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? ये अलग से मैं बॉक्स बना के लेता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं हो कि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया कि मतलब बी अगर ए का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, मैं कंडीशन उल्टा बोल रहा हूँ, बी अगर ए का सबसेट है तो मतलब क्या होगा, ए बड़ा होगा। यहाँ मैंने क्या बनाया है, बी बड़ा है, तो मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, ए में लिख लेते हैं हम लोग 1 2, ए में लिख लेते हैं हम लोग क्या, 1 2, और बी में लिख लेते हैं 1 2 3। तो बताइए कौन सेट होगा, कौन सबसेट होगा? ए में क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 2। बी में क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3। तो इसमें कौन सा सेट होगा, कौन सा सबसेट होगा? ठीक है, तो समझते हैं हम लोग, सर्कल से बनाते हैं। तो इसमें अगर मैं 1 2 नंबर डाल देता हूँ, तो बड़ा वाला सर्कल बनाता हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3। तो टोटल अगर बड़ा वाला सेट में क्या, कौन कौन सा सेट आ रहा है मेरा, 1 2 और 3 भी आ रहा है। तो बी में क्या आ रहा है, 1 2 3। और ये अगर ए है मेरा, तो ए में क्या आ रहा है, सिर्फ 1 और 2। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने क्या बताया, सेट ए, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। ठीक है, समझ में आया कि जो भी मेरा सेट होगा वो बड़ा होगा, उसका सारा एलिमेंट बहुत बड़ा होगा। जैसे 1 2 3 4 5 तो नेचुरल नंबर ले लीजिए, तो जो भी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, मेरा बड़ा सा सेट हो जाएगा। उसके अंदर अगर मुझे सबसेट लिखना है तो उसमें कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो भी प्राइम नंबर है, ठीक है, या फिर जो भी लेस देन 40 होगा, लेस देन 50 हो जाएगा, तो दूसरा जो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको सिंबली हम सिंबल क्या देते हैं, इस टाइप में यू लिखते हैं सिंबल इसका। ठीक है, इसका सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ए सबसेट बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए इज सबसेट ऑफ बी।
जो भी पहला में लिखा हुआ रहेगा वो क्या होगा, दूसरे का सबसेट होगा। तो ए बिलोंग्स टू ए और दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 135 एंड बी इक्वल्स टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा मेरा, बी क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 1 3 5, पीछे बताया था। लेस नेचुरल नंबर क्या होगा, 6 से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू इन्फिनिटी तक। तो क्या बोल रहा है, वैसा नंबर हमको चूज करना है जो 6 से कम हो और ऑड नंबर हो। तो 1 3 5 यही है हमारे पास। ठीक है, तो क्या दोनों नंबर देखिए, अब दोनों नंबर सेम है। ए 135 भी आ गया और बी भी क्या आ गया मेरा 135। तो दोनों क्या हो गया, ए भी एक का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट दोनों आपस में क्या है, सेम हो रहा है। तो सेम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। दोनों बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल सेट है। जब भी इक्वल सेट हो तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इक्वल सेट हो तो क्या बोल सकते हैं, आइदर ऑफ देम कैन बी सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या बोलता है, प्रॉपर सबसेट में ए इक्वल्स टू बी नहीं होता है। जैसे मैंने अपना एक एग्जांपल दिया था 1 2 3 और 1 और 2 का, समझ में आया। तो ए को मैंने 1 2 लिखा था, बी इक्वल टू 1 2 3 लिखा था। दोनों क्या सेट बराबर नहीं है, बी क्या है ए से बड़ा है। तो जो भी बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो प्रॉपर सेट क्या होता है मेरा, प्रॉपर सेट, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी and A is not equals to B, then A is called proper subset of B and B is called the superset। ठीक है, समझ में आ गया। जो बड़ा है उसको क्या बोल देंगे, सुपरसेट बोल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 है, बी क्या 1 2 3 4 है। तो क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का क्या है, एलिमेंट छोटा है, कम है, और बी का एलिमेंट ज्यादा है। अगर ग्राफ डायग्राम से समझे, मतलब सबसेट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वेन डायग्राम। आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा मैं बताते चल रहा हूँ, जब आगे मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ा इजी आ जाए। तो क्या बी क्या है न, बड़ा टर्म है। तो बड़ा टर्म है तो इसको हम लोग बड़ा सर्कल से डिनोट करेंगे। ए क्या है, ए छोटा है तो उसको छोटा टर्म से डिनोट करेंगे। ए में क्या क्या, पहले जो छोटा है छोटे सर्कल के अंदर लिख लेंगे हम लोग। तो ए में क्या है मेरा 1 2। बी में क्या, बी बड़ा सबसेट है तो बी में तो 1 2 आ ही रहा है। बड़े सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल है ना, तो अगर छोटे सर्कल में 1 2 आ रहा है तो बड़े सर्कल में 1 2 आएगा ही। तो 1 2 आ रहा है तो बच गया कौन, 3 4। तो बी में मेरा क्या आ गया, बी में मेरा 1 2 3 4 सारे आ गए। ये टर्म भी आ गया, ये टर्म भी, ये टर्म बड़े सर्कल के अंदर। लेकिन छोटे सर्कल में क्या आया, सिर्फ मेरा 1 2। समझ में आया। तो जब भी हम लोग सबसेट होता है, सबसेट कहाँ होता है, हमेशा बड़े सुपर सेट के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का बन जाएगा। आई का बताया था मैंने, सिंगलटन मैट्रिक्स स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सिस्टम। ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन set is called singleton set. If a set A has only one element, we call it a singleton set. Then is called a कर्ली ब्रैकेट में एक क्या है हमारा ए है तो वो क्या मेरा सिंगलटन सेट हो गया। समझ में आ गया। अब इंटरवल ऑफ सेट, सबसेट ऑफ आर पढ़ते हैं हम लोग। कोई भी रियल नंबर दिया हुआ उसका इंटरवल के बारे में हम लोग कैसे समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे कोई नंबर मैं दे देता हूँ आपको 1 2 3, मतलब ऐसा नंबर चूज करिए जो 1 और 2 के बीच में हो। ठीक है, और 1 और 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आप ओपन इंटरवल के अंदर लिखोगे, 1 और 3 ओपन इंटरवल के अंदर में। तो 1 और 3 को आपको लेना नहीं है, जो बच गया क्या बच गया, दोनों के बीच में 2 बच गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आपको मैंने क्या बोला, ऐसा नंबर लीजिए जो 1 और 3 के बीच में हो लेकिन 1 और 3 नहीं हो। तो 1 और 3 के बीच में हो लेकिन 1 और 3 के बीच में नहीं हो। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट डू नॉट इंक्लूड एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें नाइदर आप एक्सट्रीम लेफ्ट को लीजिए नाइदर आप एक्सट्रीम राइट को लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, सिर्फ यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है।
अगर सिमिलरली मैं क्लोज इंटरवल बोलता, क्लोज इंटरवल 1,3, तो इसमें क्या बोलता है कि आप ऐसा नंबर लिख लीजिए जो 1 और 3 के बीच में हो, 1 और 3 भी हो। तो क्या होगा, ऐसा नंबर कौन सा होगा, 1 और 3 के बीच में, 1 एंड 3 दोनों इनको इंक्लूड करना है। तो ऐसा नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। समझ में आ गया है ना। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, इंक्लूड एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको ऐसा नंबर लेना है जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर लेना, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए क्या है, छोटा है, बी से छोटा है, तो इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो कोई वाई नंबर लेना है, वो क्या कर रहा है, बी बड़ा है, वाई से क्या, वाई से बी बड़ा है, तो वाई से बी बड़ा है। और क्या बोल रहा है, तो वाई से अगर बी बड़ा है तो क्या बोल रहा है, ए, वाई क्या है, ए से बड़ा है। समझ में आ रहा है। इसको अगर हमको इंटरवल में लिखना है तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। मतलब क्या लिखना है आपको, इसमें क्या बोल रहा है कि y a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, लेकिन a और b को दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो a से बड़ा है और b से छोटा है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा लिखता कुछ, तो a y जो है a से या तो बड़ा है या तो बराबर है। समझ में आ रहा है, या तो बड़ा है या तो बराबर है, और बी से क्या है, छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जहाँ पे बराबर बोल रहा है, जहाँ पे बराबर हो रहा है मतलब क्या करना है, उसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए मैंने क्या बताया, बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करना है, और एक्सक्लूड करने के लिए हमको छोटा वाला ब्रैकेट यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बराबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, मतलब क्लोज इंटरवल वाला। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटा इंटरवल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, इंटरवल हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ये आपका क्लोज इंटरवल का एग्जांपल है। जब बड़ा ब्रैकेट दोनों तरफ दिया हुआ है तो ये क्या है, मेरा क्लोज इंटरवल है। तो इसको अगर नंबर लाइन पर डिनोट करने का समझाना चाहूंगा, तो ऐसा नंबर आपको लेना है जो ए और बी दोनों इंक्लूड कर रहा हो, ए और बी दोनों इंक्लूड कर रहा हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देंगे तो अगर हमको 2 और 3 ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, 2 और 5 ले लेते हैं, तो इसका रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया। क्लोज ब्रैकेट में जब भी दिया हुआ है तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, इधर दिया हुआ है क्लोज और इधर दिया हुआ ओपन, तो क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ क्लोज दिया हुआ उसको क्या करेंगे हम लोग, इंक्लूड करेंगे, जिधर ओपन दिया हुआ उधर क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो इधर क्या आएगा, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ई को क्या कर लेंगे, इंक्लूड, और एक्स को एक्सक्लूड। जिसको इंक्लूड करना है उसको मैंने सॉलिड में बनाया, सॉलिड सर्कल, और जिसको एक्सक्लूड करना है उसको मैंने हॉलो सर्कल बनाया। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, अब 2,5, 2 पे क्या है, क्लोज है, 5 पे क्या है, ओपन है। तो आप सारा नंबर लिखिए, 2, 3, 4, लेकिन 5 को नहीं लिखना है। 5 को क्यों नहीं लिखना है, कि 5 में क्या, ओपन इंटरवल है। समझ में आ गया। अब देखिए दोनों तरफ ओपन है, दोनों ए और बी दोनों तरफ क्या, ओपन है। तो एग्जांपल समझते मतलब क्या, नाइदर एक्सट्रीम लेफ्ट को लेना है आपको, नाइदर एक्सट्रीम राइट को लेना है। तो अगर 2 और 5 को आपको दोनों ओपन इंटरवल में, तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ 3 और 4। समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आएगा, इतने अच्छे से इंटरवल समझा दिया मैं। आगे रिलेशन में और फंक्शन में इसका बहुत ही यूज आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज आएगा इसका। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ है तो है, इम्पोर्टेंट है, कभी भी इन्फिनिटी तक हम कभी पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो इन्फिनिटी को हम लोग इंटरवल में डिनोट हमेशा ओपन इंटरवल से करते हैं। जैसे मुझे कोई एग्जांपल्स जब समझाना हो तो वी ऑलवेज चूज ओपन इंटरवल टू शो इन्फिनिटी। जैसे कोई नेचुरल नंबर है उसको 1 से इन्फिनिटी तक हमको दिखाना है, तो 1 क्या है, क्लोज इंटरवल में मैं ले लूंगा अगर, तो इन्फिनिटी क्या होगा, ओपन इंटरवल में।
तो नेचुरल नंबर को कैसे शो करेगा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक हम कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या लेते हैं ओपन इंटरवल में लेते हैं, ओपन, और ये क्या हो गया मेरा क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए आपको वेन डायग्राम समझना पड़ेगा। वेन डायग्राम में इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अब यहाँ पे बताने के लिए अगर मुझे बताना हो, तो जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का आपको एग्जांपल दिया था, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को आप अगर एक सेट मान लें तो उसके अंदर क्या क्या है, पेंसिल, कटर, रबर, इरेजर, प्रोटेक्टर, डिवाइडर। तो अगर सबका एक एक सेट बना ले, पेंसिल, कवर, रटर, सबका अलग अलग सेट हो, कितने पेंसिल है, कितने रबर है, कितने कटर है, उसका अगर अलग अलग सेट बनाऊंगा, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर सारा चीज़ आ रहा है। और मेरा से पेंसिल, रबर, कटर, ये सब क्या होते जाएगा, जो सबसेट उसका बन रहा है वो अलग अलग सेट बन रहा है, और टोटल जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर है उसमें मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कोई भी अगर बहुत बड़ा नंबर मुझे अगर लेना है, सुपर सेट का भी अगर सुपर सेट लेना है, अगर पूरे यूनिवर्स का बात करना है, मुझे क्या हो जाएगा, यूनिवर्स के अंदर सारा चीज़ क्या होता है, यूनिवर्स सेट। समझ में आ रहा है। जैसे पूरा यूनिवर्स, किसी भी सेट को हमको दिखाना है तो यूनिवर्स सेट के अंदर ही आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, कोई भी होल नंबर ले लेंगे, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, वो सब क्या आ जाएगा मेरा, एक बड़ा सा सेट के अंदर है, उसके अंदर कोई कंडीशन देंगे तो फिर वो सारे यूनिवर्स सेट के अंदर ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो यूनिवर्स सेट क्या आता है, इन सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जैसे कोई पूरा नेचुरल नंबर ले लिया, पूरा नेचुरल नंबर ले लिया, तो उसमें सबसेट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मेरा प्राइम नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, समझ रहे हो? और भी बहुत कुछ हो सकता है उसमें। तो वो सारा में क्या हो जाएगा, सबसेट मेरा हो जाएगा, और जो नेचुरल नंबर होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझे, यूनिवर्सल बहुत बड़ा सेट हो गया, वो क्या होता है मेरा, यूनिवर्सल सेट होता है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एंड सो फॉर अदर, द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सबका जो बेसिक सेट है, मतलब नेचुरल नंबर मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, डिनोट बाय कैपिटल यू, बड़ा वाला यू बनाते हैं। एक यूनियन भी आएगा आगे, वो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, बड़ा यू रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते, ये क्या हो गया मेरा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं अपना जनरल कंपटीशन के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे कंडीशन दे के क्वेश्चन आते हैं। मीन्स एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा, मतलब स्कूल इज ए बैग, बैग इज ए टेबल, टेबल इज ए चेयर, इस टाइप का रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। आगे पढ़ेंगे आप, क्लास 7th 8th में भी पढ़े होंगे। जनरल कंपटीशन में रीजनिंग में बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो वेन डायग्राम बहुत ही एक यूनिवर्सल टूल है मल्टीपल सेट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम कहता क्या है, वेन डायग्राम को एक हम लोग डायग्राम के फॉर्म में, किसी भी सेट को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए अगर 1 2 3 4 है, बी 1 2 है, तो 1 2 3 4 को हम लोग एक सर्कल के में डिनोट करेंगे, 1 2 को भी एक सर्कल में डिनोट करेंगे, और बड़ा वाला सेट रहेगा जो मैं बताया, जो यूनिवर्सल सेट रहेगा, उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेट को समझने के लिए, सेट को इजीली समझने के लिए, इजीली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम। मैंने बताया कि कोई भी सेट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व सर्कल्स। रेक्टेंगल को मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए, और सर्कल को सबसेट दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर फाइंड यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट। ये एक एग्जाम, ये आपका क्या दिया, मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल को कैसे से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम क्या बोल देंगे, जो भी बड़ा होगा, इसके अंदर जितना नंबर आएगा, जितना एलिमेंट आएगा, सब क्या होगा मेरा सेट हो, यूनिवर्सल सेट। तो क्या होगा, 1 2 1
2 3 4 5 मतलब 4 5 6 ये जितने नंबर है सब क्या है यूनिवर्सल सेट है 5 6 7 8 9 10 यू के अंदर जितने नंबर लिखा हुआ है सब क्या हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मेरा सबसेट क्या होगा सबसेट यहाँ पे सबसेट क्या है जो सर्कल के अंदर है वो क्या है मेरा सबसेट है। जो रेक्टेंगल के अंदर है रेक्टेंगल के अंदर भी सर्कल है मतलब रेक्टेंगल क्या हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया उसके अंदर सर्कल है वो क्या हो गया मेरा सबसेट हो गया। तो सर्कल के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है मेरा वो क्या होगा सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 समझ में आ गया। मतलब रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर सर्कल वो क्या है सबसेट। तो रेक्टेंगल के अंदर भी सर्कल है तो मतलब टोटल एलिमेंट जो भी रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूडिंग सर्कल के अंदर वो क्या हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। और सर्कल के अंदर जो भी सिर्फ सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है वो क्या होगा मेरा सबसेट। ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है यू। यू में तो जितने नंबर है वो सारे लिखा जाएंगे तो यू के अंदर क्या क्या आ जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 to 10 यहाँ नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ में आ गया। यू के अंदर मेरा सारा एलिमेंट लिखा हुआ है। अब यू के अंदर दो सर्कल है एक ए है और एक बी है। तो ए देखो ए बड़ा वाला सर्कल है ए बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर बी छोटा सर्कल है तो बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल का एलिमेंट भी आएगा तो मतलब क्या यहाँ पर बी क्या है ए का सबसेट है बी क्या है मेरा ए का सबसेट है ठीक है। तो मतलब क्या होगा बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद होगा ऑल एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए ठीक है समझ में आ गया। तो मेरा ए का क्या हो जाएगा ए का मतलब बी का भी एलिमेंट ए में आएगा जो भी जिसका सबसेट होता है उसका सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 2 4 6 8 10 ये बड़ा वाला एलिमेंट आ गया। छोटे वाले एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा जो छोटे सर्कल के अंदर है छोटे सर्कल के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है 4 और 6 समझ में आ गया। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हम कैसे वेन डायग्राम में सेट और सबसेट को डिनोट करते हैं ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स कैसे बनाते हैं हम लोग। ऑपरेशन ऑफ सेट्स करने का मतलब है कोई दो सेट या तीन सेट दिया हुआ रहेगा तो उसके बीच में हम लोग क्या क्या ऑपरेट कैसे ऑपरेट करेंगे। जैसे ए और बी का दिया हुआ है तो हमको अगर सिर्फ दोनों का एलिमेंट हमको निकालना है तो कौन सा ऑपरेशन ऑपरेटिंग टूल यूज करेंगे। सिर्फ कॉमन पार्ट निकालना है तो कौन सा निकालेंगे कौन सा हम लोग टूल यूज करेंगे। तो इसके लिए उसमें जनरली दो तरीके का होता है एक को बोलते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहला मेरा क्या है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या बोलता है यूनियन ऑफ सेट मेरा बोलता है कि लेट सपोज मेरे पास दो एलिमेंट है ए एलिमेंट ए सेट और बी सेट। ए सेट का जितना एलिमेंट है और बी सेट का जितना एलिमेंट है अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है तो मैं सारा एलिमेंट कंसिडर करूंगा ठीक है। ए का पूरा एलिमेंट लिखूंगा और बी का भी पूरा एलिमेंट लिखूंगा लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी दोनों में कॉमन होगा समझ रहे ए का पार्ट में कौन अगर दो है अगर बी में भी दो मौजूद है तो मैं दो को सिर्फ एक बार लिखूंगा ठीक है। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट मैं लिखूंगा जो कॉमन रहेगा दोनों में उसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। समझ में आ रहा है। वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड सेट बी एंड वी विल राइट कॉमन पार्ट ओनली वंस ठीक है समझ में आ रहा है। तो पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। Let A and B be two sets. Let A and B be any two sets. The union of A and B is a set which consists of all the elements of B. मैंने बताया कि A यूनियन B में मैं A और B दोनों का सारा एलिमेंट लिखूंगा लेकिन मैंने एक कंडीशन बताया द कॉमन एलिमेंट बिंग टेकन ओनली वंस। जो भी दोनों में कॉमन हो रहेगा तो उसको मैं क्या करूंगा सिर्फ एक बार लिखूंगा ठीक है। अगर मेरा सेट है ए है 1 2 3 4 और बी है मेरा क्या 1 2 तो 1 2 ए में भी है और बी में भी है तो मैं क्या करूंगा 1 2 को सिर्फ एक बार लिखूंगा तो मेरा ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 समझ में आ रहा है। 1 2 जो कॉमन था उसको एक ही बार लिखा।
तो सिंबल ए यूनियन बी का सिंबल क्या देते हैं हम लोग? यू। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी का सिंबल क्या देते हैं? यू। जब भी ऐसा सिंबल दिया हो मतलब आपको क्या देना है? यू देना है, ठीक है। आपको जो ऑपरेशन ऑफ सेट है ये प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे सेट, तो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर और रिलेशन फंक्शन दो चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लगभग 18 से 20 नंबर का बोर्ड में आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। द सिंबल यू इज सेड टू डिनोट द यूनियन ए यूनियन बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ए यूनियन बी। बड़े वाले यू को हम लोग यूनियन बोलते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं। मैंने क्या बोला? अगर मुझे ए या यूनियन बी नहीं करना है तो ए का एलिमेंट सारा, बी का एलिमेंट सारा मैं लिखूंगा, लेकिन दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है मेरा 2 4 6 8, बी दिया हुआ है 6 8 10। तो मैं देखने का कोशिश करूँ क्या 2 है, तो ए यूनियन बी। मैंने क्या बोला? दोनों का एलिमेंट मुझे लिखना है, ए और बी दोनों का एलिमेंट जो कॉमन है उसको पहले मैं 2 लिख लूंगा, फिर 4 लिख लूंगा। अब देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो क्या मैं 6 6 दो बार लिखूँ? नहीं, मैंने क्या बताया? जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो 6 क्या है यहाँ पर? कॉमन है। कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिखना है, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ पे भी कॉमन है, तो कितना? एक बार लिखना है। अब कितना बच गया मेरे यहाँ पर? 10 और 12। समझ में आ गया? ए यूनियन बी कैसे लिखना है? ए का सारा एलिमेंट लिखना है हमको, बी का सारा एलिमेंट लिखना है, लेकिन जो कॉमन है सिर्फ उसको एक बार लिखना है। देखो 2 4 6 8 ए में मौजूद है, 6 8 10 12 बी में मौजूद है, मतलब ए और बी दोनों का सारा एलिमेंट यहाँ पे लिखा गया। अब दूसरा एग्जांपल, लेट ए ई आई ओ, कोई सेट दिया हुआ है ए, उसमें क्या कौन कौन सा सेट दिया हुआ है? ए ई आई ओ यू। बी में कौन सा सेट दिया हुआ है? ए आई यू। तो सो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। मैंने क्या बोला? ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट हमको लिखना है। तो अगर मैं ए का सारा एलिमेंट लिखूंगा और बी का सारा एलिमेंट लिखूंगा, लेकिन जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार लिखूंगा, तो देखने से नहीं लग रहा है कि ए पार्ट भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, यू भी कॉमन है। तो जब मैं सारा एलिमेंट दोनों का लिखूंगा तो सिर्फ ए का ही लिखूंगा तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ए को अगर मैं लिखूंगा, क्या है मेरा? ए ई आई ओ यू। बी मेरा क्या है? ए आई यू। तो ए यूनियन बी, मैंने क्या बोला? ए और बी दोनों का हमको सारा एलिमेंट लिखना है, कॉमन पार्ट को एक बार में। तो ए यहाँ भी है, 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 दोनों में कॉमन है। कॉमन है ना? कॉमन। इसको मैंने क्या बोला? सिर्फ एक बार लिखना है, तो एक बार लिख दिया। ई यहाँ है, ई यहाँ है नहीं है, तो इसको मैं लिख दूंगा ई। अब आई, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, कॉमन। कॉमन है तो इसको भी मैं एक बार लिख दूंगा। अब ओ सिर्फ का है, यहाँ है। यू, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, कॉमन हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ लिख दूंगा। समझ में आ गया? तो ये कि मैंने दोनों टर्म लिख दिया, ए का भी लिख दिया, बी का भी लिख दिया। जब ए और बी दोनों का लिख दिया तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब मैं टोटल टर्म लिख रहा हूँ तो ए ई आई ओ यू, ये कौन सा सेट है? ए सेट है। समझ में आ रहा है? ए का ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है मेरा? ए के बराबर ही हो गया। तो प्रूफ हो गया ना, ए यूनियन बी में मेरा क्या आ रहा है? सिर्फ ए आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? और दूसरा डेफिनेशन हम ए यूनियन बी का क्या होता है? दूसरा डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और बी। सही बात है। आइदर ए और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है कि दोनों जगह का एलिमेंट दोनों जगह में प्रेजेंट, मतलब ए और जो ए यूनियन बी का मैं जब ए और बी से निकाल के जब ए यूनियन बी बनाऊंगा तो उसका जो एलिमेंट रहेगा वो आइदर ए और बी दोनों में प्रेजेंट रहेगा, या तो ए में प्रेजेंट होगा नहीं तो बी में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं पिछला एग्जांपल दिया, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, बी क्या है मेरा? ए
आई यू, ठीक है। और जो ए यूनियन बी में बनाया तो क्या बनाया कि दोनों का एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखना है, तो ए ई आई ओ यू। अभी देखिए तो इसमें क्या है, एलिमेंट जो भी मौजूद है मेरा प्रेजेंट इन आइदर ए और बी, या तो ए में प्रेजेंट है नहीं तो बी में प्रेजेंट है, दोनों का मिक्स जो भी रिजल्ट आता है ए यूनियन बी, या तो ए में प्रेजेंट रहेगा नहीं तो बी में प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन है, सेम ही है। ए यूनियन बी करिए या बी यूनियन ए करिए, दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। क्योंकि क्या डेफिनेशन क्या बताया मैंने कि दोनों को क्या करना है, हमको दोनों का एलिमेंट को लिखना है, ए का भी एलिमेंट लिखना है, बी का भी एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन पार्ट है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो या ए एलिमेंट पहले लिखे या बी एलिमेंट पहले लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या होता है दोनों सेम होता है। उसके बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करके कोई रिजल्ट लिखेंगे, फिर उसके साथ सी के साथ यूनियन करेंगे, वो सेम होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। आप कोई एग्जांपल ले लीजिएगा, ए इक्वल्स टू ले लीजिए 1 2 3, बी ले लीजिए 2 4, और सी ले लीजिए 1 3 5। अब इस पर आप सारा सॉल्व करते चले जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। मैं क्या पहला पहला क्या था मेरा, पहला था ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, क्या बोला था मैं, दोनों का एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार, तो 1 लिख दिया, 2 कॉमन है एक बार लिख लिया, 3, फिर 4, ए यूनियन बी निकल गया। अब यहाँ से बी यूनियन ए कितना आएगा, बी यूनियन 2 4 1 3, सेम ही होगा ना। देखिए 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ भी प्रेजेंट है, 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों सेम हुआ ना, तो पहला वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए का ए यूनियन बी यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसको मुझे सी के साथ यूनियन करना है, सी कितना है 1 3 5, ठीक है। यूनियन करेंगे तो क्या बोले थे हम, दोनों का सारा एलिमेंट का लिखना है, फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो सारा एलिमेंट लिखते हैं, 1 कॉमन है एक बार लिख लिए, 1 कॉमन, 2 3 कॉमन, 4 5, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मेरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है किसके बराबर करना है हमको, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा मेरा, बी यूनियन सी आ जाएगा मेरा 2 4 1 3 5। उसके बाद हम अगर ए के साथ यूनियन करेंगे, ए कितना है मेरा 1 2 3 के साथ 2 4 1 3 5 को यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5, दोनों सेम हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, समझे। तो ऐसे ही आप सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं उसका आप ऐसे कोई भी नंबर कोई भी सेट अज्यूम करके आप डिराइव कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, ए यूनियन फाइव, फाइव मतलब मैंने क्या बताया था, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कोई सेट है, लेट सपोज ए मेरा क्या है 1 2 है और बी क्या है कोई फाइव सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या है, तो सारा एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो सारा एलिमेंट क्या लिख देंगे, अगर ए यूनियन फाइव करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 5, मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं को लिखना जरूरी नहीं है, तो 1 2 ही लिख देंगे। तो क्या रिजल्ट है 1 2 किसके बराबर मैंने माना था, ए के बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया। ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए होता है, मतलब अगर 1 2 है उसके साथ यूनियन करेंगे 1 2, तो 1 2 में 1 2 अगर दोनों आपस में करेंगे तो कॉमन ही हो जाएगा ना, 1 2 कॉमन हो जाएगा ना,
जैसे ए को क्या लिया मैंने 1 2, और इसको यूनियन करेंगे हम 1 2 के साथ, तो यूनियन में क्या बोला, जो कॉमन पॉइंट है उसको सारा एलिमेंट लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो सारा एलिमेंट कॉमन एक बार, तो क्या आ गया है 1 2 ही आया, तो 1 2 किसके बराबर है, ए के बराबर में। अब बोलता है ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट है, कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लीजिए 1 to 10 तक ले लीजिए। लेट सपोज मैंने वो ले लिया 1 2 3 4 5, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। तो कोई भी दूसरा उसका सबसेट लेंगे, यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट हो गया ना, तो उसके अंदर कोई भी अगर हम दूसरा सेट लेंगे तो उससे छोटा ही होगा। तो छोटा में मैं ले लेता हूँ 1 2 तो अगर मैं यहाँ से u बड़ा U यूनियन अगर ए करूँगा, तो क्या आएगा, सारा एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा U के बराबर ही हो जाएगा ना। समझ में आया? तो सारा हम समझ गए, सारा प्रॉपर्टी समझ गए। ये प्रॉपर्टीज का उतना वैसे याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसा प्रॉपर्टी एज सच पूछ भी दिया तो आप कोई नंबर एज्यूम करके उसको आप बना सकते हैं, जैसे मैं कोई नंबर एज्यूम करके बना रहा हूँ। अब दूसरा सेट आता है, दूसरा मेरा ऑपरेशन का टूल आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, जैसे यूनियन ऑफ सेट में हमने पढ़ा कि सारा एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। लेकिन इंटरसेक्शन सेट में क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट में ए और बी का जो कॉमन है सिर्फ उसको लिखना है। उसमें क्या था, कॉमन को लिखना है, साथ साथ अदर एलिमेंट को भी लिखना है। कॉमन को यूनियन वाले में एक बार लिखना था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको ही सिर्फ लिखना है। जैसे 1 2 कॉमन है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 1 2 ही लिखेंगे। ए और बी में कॉमन अगर मेरा 1 2 है तो सिर्फ मैं 1 2 ही लिखूंगा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। The intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B। तो हमको वैसा एलिमेंट को लिखना है जो A और B दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इसको इसको डिनोट कैसे करते हैं, उल्टा यू से। उल्टा यू से इंटरसेक्शन का डिनोशन होता है। तो कैसे पढ़ते हैं, अगर A उल्टा यू B लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन विथ B। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ए मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मेरा बी सेट क्या दिया हुआ है 2 3 5 7। मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या बताया कि ए और बी में जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन खोजते हैं हम लोग, इसमें कौन कौन है, एक वन ए में मेरा 1 प्रेजेंट है, बी में नहीं है, 2 प्रेजेंट है, 2 कॉमन हो गया मेरा, 3 कॉमन हो गया, 4 है नहीं है, 5 कॉमन हो गया, और 7 कॉमन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सेट में 2 3 5 7। समझ में आ गया? अब ये किसके बराबर आ गया, अगर हम देखेंगे मेरा रिजल्ट आंसर ये आया, ये किस सेट के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी किस सेट के बराबर है, तो बी के बराबर। बी का सेट क्या है 2 3 5 7, यहाँ भी क्या है 2 3 5 7, यहाँ भी 2 3 5 7। तो मतलब क्या है, यहाँ से क्या ड्राइव कर लिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया मेरा, बी के बराबर हो गया। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से सेम चीज़ को समझना चाहें, वेन डायग्राम से, तो ऐसे अगर मैं सर्कल बनाया बड़ा वाला और एक और सर्कल बनाया बी का, तो कॉमन पॉइंट मेरा क्या क्या हो गया, कॉमन पॉइंट मेरा क्या है 2 3 5 और 7 कॉमन पॉइंट हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया 1 4 6 8 9 10, ये कौन सा सेट हो गया मेरा ए, ये क्या हो गया बी हो गया। यहाँ पर क्या है 2, बी का सारा सेट तो ए के साथ कॉमन ही है, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट जो भी है मेरा ये वाला बी के साथ ही है।
जो कि ए का कॉमन है, तो जो भी कॉमन पॉइंट मेरा होता है, दोनों सर्कल का कॉमन कौन सा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये क्या होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दो सर्कल बनाइए, दो सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट में जो भी मेरा नंबर होगा वो क्या होता है, मेरा वैल्यू होता है और मेरा आंसर होता है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, therefore we can say that the intersection of the set A and B is a set of all those elements which belongs to both A and B। ठीक है, वहां पे क्या था और, यहाँ पे क्या है एंड, और एंड का मतलब समझिए, और में क्या होता है सब कुछ, और एंड में क्या होता है सिर्फ। तो एंड में क्या लेना है, मतलब दोनों में जो सिर्फ प्रेजेंट हो, जैसे ए और बी में हम ए एंड बी में क्या लेते हैं हम लोग, एंड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में क्या लेते हैं हम लोग एंड। समझ में आया, जैसे बोथ ए एंड बी, जैसे बोथ ए एंड बी का मतलब क्या समझ रहे हैं, बोथ ए एंड बी। तो ये वेन डायग्राम देखिए, ये वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में ए एंड बी का मतलब बोथ ए एंड बी में कौन सा नंबर प्रेजेंट है, जो ए में भी प्रेजेंट है और जो बी में भी प्रेजेंट है, वो यही वाला पार्ट होगा ना, वो सिर्फ ये वाला पार्ट है जो ए में भी है बी में भी है। लेकिन अगर हमको ए यूनियन बी लेता है तो वहां पे क्या रहता है ए और बी, या तो ए में प्रेजेंट हो या तो बी में प्रेजेंट हो। समझ में आया, तो वो वाला कौन सा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट आ जाता है। ठीक है, कॉमन वाला पार्ट को सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है कॉमन। समझ में आ गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जैसे लास्ट में यूनियन में मैं कोई ए बी का कोई सेट लेकर बना रहा था, तो ये भी आप उस सेट का यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, या तो आप ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, दोनों सेम आएगा, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करके फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, वो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, कोई भी एम्प्टी सेट को अगर ए के साथ एम्प्टी इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्टी आएगा। जैसे कोई सेट ए है, तो और कुछ एक सेट कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। मतलब एम्प्टी सेट मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ए सेट में 1 2 है तो कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और कोई आपस में दो सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, जो एम सेम सेट ही है तो सारा नंबर एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉमन ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जैसे ए को फिर बी के साथ इंटरेक्शन करेंगे और ए को सी के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ये बीच में यूनियन आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई आप सेट ले लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला डिराइव कर लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 ले लेता हूँ मैं, बी ले लेता हूँ 2 3 4 और सी ले लेता हूँ 1 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या मेरा एलएचएस में है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब कि बी और सी का सारा एलिमेंट जो कॉमन है उसको एक बार, तो 2 3 1 4। ठीक है, और ए के साथ इंटरेक्शन, ए क्या है मेरा 1 2 को इंटरसेक्शन करना है, 2 3 1 4, कॉमन कौन कौन है, सिर्फ 1 और 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 और 2। समझ में आ गया, मेरा एलएचएस में आ गया। अब आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस में मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो क्या कॉमन 1 और 2 में और 2 3 4 में क्या कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, सिर्फ मेरा 1 कॉमन है। तो मेरे यहाँ से अगर यूनियन लेंगे तो क्या दोनों का सारा एलिमेंट लिखना, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो सारा एलिमेंट लिखना है, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए दोनों सेट बराबर आ जाए क्या, मतलब एल एच एस इक्वल टू
RHS समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर लिया और कैसे इंटरसेक्शन कैसे यूनियन करते हैं वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट के बीच में अगर डिफरेंस दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, इसका मतलब क्या है? अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो आपको ऐसा अगर कोई सेट दिया हुआ है a माइनस बी तो आपको ए का सारा सेट लेना है कि बी का एलिमेंट को हटा देना है। जैसे अगर एक ए के सेट में बी का एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ए माइनस बी कर रहे हैं, कौन सा माइनस हो रहा है यहाँ पे, बी, तो बी का सारा एलिमेंट हम लोग हटा देंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी in this order is a set of element which belongs to A and not to B. Similarly, we write A minus B, read as A minus B. ठीक है, A माइनस बी लिखेंगे और B का जो भी एलिमेंट है वो हटा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरा ये B दिया हुआ है AEIOU और B दिया हुआ है AEKU, तो B माइनस बी क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये सारा एलिमेंट लिखेंगे लेकिन जो B का एलिमेंट है उसको हटा देंगे। B के एलिमेंट को हटा देंगे। तो बी का एलिमेंट क्या क्या है, ए बी में कौन सा एलिमेंट बी का प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है और यू प्रेजेंट है। तो ये सब एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। तो बी माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा, ई ओ, बस समझ में आया। के बी का तो एलिमेंट लिखना है तो के का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है कि बी का तुमको लिखना ही नहीं है, लेकिन बी में भी जो बी का एलिमेंट है उसको भी नहीं लिखना है। समझ में आया। और सिमिलरली बी माइनस बी क्या हो जाएगा, मीन्स बी का एलिमेंट लिखना है लेकिन अगर बी के एलिमेंट में अगर बी का एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको नहीं लिखना है। तो बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ के हो जाएगा। बाकी तो AIU बी में भी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये आंसर। समझ में आ गया। आज मैंने आपका पूरा सेट थ्योरी का A to Z चीज बता दिया है, ठीक है, जो कि हमारा रिलेशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी में यूज आएगा। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, अपना रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर देंगे और होपफुली विद इन 2 to 3 months मैथ्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम पूरे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे, मेंस का भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे बोर्ड में भी यूज हो और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and it will help me in growing my channel, so please support. Thank you very much.